नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में आप निरंतर लगे हुए हैं। हमने पीछे के वीडियोज़ में देखा 2018 की भर्ती का जो आया हुआ पेपर है उसके प्रश्न हमने देखे। जो संस्कृत विभाग है उसकी जो भर्ती है व्याख्याता की, उसमें आए हुए प्रश्नों को हमने विषय के प्रश्नों को देख लिया है 3 वीडियो के माध्यम से। आज हम उसमें आए हुए 30 प्रश्न साइकोलॉजी के देखेंगे साथियों। ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों का मूल्यांकन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपकी सामग्री में से ही प्रश्न आ रहे हैं और आपका कितना मैटर तैयार है। यानी आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और बचे हुए समय में आप लगातार अपनी जो तैयारी है उसको लगातार धार देते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। आप बिल्कुल भी एक दिन भी अपनी पढ़ाई को आप बाधित ना होने दें। मेरा तो आपसे यही कहना है। इस समय आपके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि ये वो लास्ट समय चल रहा है परीक्षा से पहले का, जब करो या मरो वाली स्थिति आपके सामने है। आपको किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। चाहे आप टाइम कम मिले, दिन में 7-8 घंटे रोज़ पढ़ते हो तो भले ही एक दिन कोई काम हो जाए ज़रूरी, तो भले ही 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, लेकिन अपनी पढ़ाई की निरंतरता को टूटने मत देना साथियों। तो चलिए देखते हैं आज हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को। हमारा पहला ही प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। तो आपको पता ही है व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। वैसे व्यवहारवाद और वैसे ही वाटसन। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है तो मनोविज्ञान का, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो व्यवहारिक रूप है या फिर पार्ट कह लो आप, मनोविज्ञान का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलसेंस, जिसका किशोरावस्था ही नाम है, और किशोरावस्था पर स्टेनले हॉल ने ही सबसे ज़्यादा काम किया है। सबसे ज़्यादा जो परिभाषाएं हैं या फिर जो भी इनसे संबंधित तथ्य होते हैं वो स्टेनले हॉल से संबंधित ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, किशोरावस्था से संबंधित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। सही है। दूसरा है, आत्म सात्तीकरण से तात्पर्य है वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबंध प्रभावित नहीं होते। अगला प्रश्न है, हमें गलत बताना है, ये सही है। अगला है, समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्नियमित करना और परिवर्तन करना। तीनों ही सही है। चौथा है, प्रतिवर्तीता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। तो ये पंक्ति जो है, ये कथन यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो गतिवर्धन जो हो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करती, बाकी साम्यावस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता, ये सारी की सारी पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन टॉमी फुरसोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। पहला कथन है, जो हम पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है। अधिगम विचारों की खोज है, न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव एवं समाहित करने पर होता है। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में हम कुछ बदलाव करते हैं या फिर पुराने विचारों में नए विचार हैं उनको समाहित कर लेते हैं, तब होता है। तो ये तीनों ही जो है लाइनें, तीनों ही कथन जो है इस बारे में सही हैं। इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है, ये पंक्ति यहाँ गलत है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो सामंजस्य की योग्यता उसमें होती है साथियों। बिल्कुल वो हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति वह सचेत रहता है। सामंजस्य की योग्यता का अभाव, तो आप देख सकते हैं साथियों यहाँ इन्होंने इसका विपरीत दे दिया। एक तो सामंजस्य की योग्यता दे दिया और एक सामंजस्य की योग्यता का अभाव। तो अभाव उसमें नहीं पाया जाता है साथियों। खासतौर से स्वस्थ मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें सभी प्रकार के एक प्रकार से गुण ही मिलते हैं, अभाव किसी चीज़ का नहीं होता। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। इसमें ये विशेषता नहीं होती मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना उसमें होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी गई है। तो ये मानी गई है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। सही है।
इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल स्वरूप हुआ, ये भी सही है। ये सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है, ये यहाँ इस प्रणाली विशेषण की विशेषता नहीं है। चौथा, इस उपागम में संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप एवं पुनर्बलन भी सम्मिलित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। तो छात्रों के आगमन तर्क शक्ति विकसित करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। तो वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण जो प्रतिमान है उसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो दूरदर्शन प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। फिल्म्स भी होते हैं, फिल्म स्ट्रिप भी होते हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर भी प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। तो इसमें उद्देश्य नहीं होता, सामाजिक प्रणाली नहीं होती, संरचना होती है। यानी शिक्षण प्रतिमान का जो तत्व है वो विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित संरचना होता है, मूल्यांकन प्रणाली भी नहीं होती। अगला प्रश्न, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण का मतलब होता है एक प्रकार से सीखना। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये सही है। संप्रेषण की विशेषता होती है, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी सही है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। तीनों ही जो है संप्रेषण की विशेषताएं आती हैं, विशेषताओं में शामिल है। चौथा, इसमें संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है, ये यहाँ इन्होंने चौथा कथन जो गलत दिया है, यानी विशेषता नहीं है संप्रेषण की, क्योंकि संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया में शामिल होता है, इसमें इन्होंने नहीं दे दिया। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। तो इसमें ऑडियो टेप रिकॉर्डर, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, भाषा प्रयोगशाला, रेडियो व दूरदर्शन। तो इसमें भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है। यानी हिंदी का जो शिक्षण होता है उसमें पूरक जो पुस्तकें होती हैं, यानी हिंदी पढ़ाने के लिए जो पुस्तकें आती हैं उनमें से किस उद्देश्य की पूर्ति में वो सहायक नहीं है। तो सूक्ष्म अध्ययन में वो सहायक नहीं है, बाकी स्थूल अध्ययन में सहायक है। स्वाध्याय की योग्यता विकसित करती हैं वो, और सद्वर्तियों को विकसित करने में भी सहायक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है मात्रा सिद्धांत। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित बुद्धि का सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ये कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो ये संबंधित परिवर्तन का नियम। यानी एक परिस्थिति में हम सीखा हुआ ज्ञान कुछ परिवर्तन करके उसी संबंधित और दूसरी परिस्थिति में हम उसका उपयोग कर लेते हैं, तो ये इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं, ये इससे संबंधित है। साखी अभिकर्मित अनुदेशन को आंतरिक अभिकर्म भी कहा जाता है, ये भी सही है। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिकर्मित विधा उत्तम कही जाती है, ये भी सही है। इसमें सही अनुदेशन से संबंधित कथन ये नहीं है कि साखी अभिकर्मित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है, ये यहाँ इससे संबंधित नहीं है। अभिक्रिया अनुदेशन से संबंधित ये पंक्ति जो है, ये कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के हस्तक्षेप स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण के हस्तक्षेप स्तर के अंतर्गत शिक्षक नहीं आता। शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्य वस्तु इसमें आते हैं, छात्र भी नहीं आते, शिक्षक व छात्र दोनों नहीं आते। हस्तक्षेप स्तर का मतलब होगा जिसके माध्यम से एक शिक्षक सिखाता है और एक छात्र सीखता है, तो वो शिक्षण विधियाँ होती हैं और वो पाठ्य वस्तु होती है। अगला हमारा प्रश्न है, सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र को की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और जो बाद में तीव्र हो जाती है। तो सीखने का हम जो 3 वक्र देखते हैं उसमें नतोदर वक्र है। नतोदर नया आता है शुरू में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नतोदर का मतलब निम्न, पहले निम्न होती है नतोदर में और उसके बाद वो उच्च होती है। तो गति प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में तीव्र हो जाती है नतोदर वक्र में। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो गाथा वर्णन विधि है वो आत्मनिष्ठ विधि है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है। तो पूर्व निर्मित प्रत्ययों से पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है। यानी पूर्व अनुभव हैं जो हमारे हैं उस पर आधारित जो हमारे वर्तमान की वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञ के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है। यानी विज्ञ ने शिक्षण
अवबोध सत्र के 3 आधार स्तंभ बताए थे शिक्षण के, उनमें से कौन सा नहीं है? तो उसमें से चौथा नहीं है। संबंध ज्ञान देना, ये भी है। सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, ये भी है। संबंध ज्ञान देना व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, ये दोनों को मिला के लिख दिया इन्होंने। तीसरा जो है वो 3 आधार स्तंभों में से ये सही नहीं है। मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का वेदन, ये यहाँ इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये आपको पता है, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसमें पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है। अगला है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो ये सामान्य बुद्धि के सामान्य तत्वों का मापन करता है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है? तो ये आप सभी को पता है, मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है। मैं से मूल प्रवृत्ति और मैं से ही मैकडूगल बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होते हैं, सही है। शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन और उसके प्रारूप को विशेष महत्व दिया जाता है, ये भी सही है। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो साथियों, उपस्थिति तो अनिवार्य होती है, इसलिए ये शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी ये कथन गलत हो जाएगा इससे संबंधित। अगला हमारा प्रश्न है, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है? तो ये 5 से 12 वर्ष की आयु जो गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है साथियों, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर कौन सा आता है? तो 5वें स्थान पर विभेद अधिगम आता है। ये जो रॉबर्ट गेने के 8 सिद्धांत है, ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए साथियों। फ्राइड ने जो अलग अलग मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए हैं, ये हैं, जैसे जितने भी अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग प्रकार बताए हैं, वो सभी के सभी आपको, जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो विकास होता है एक मनुष्य का, उसकी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से कौन सी अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथियों विशेष रूप से बहुत अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। साइकोलॉजी का तो यही सारा का सारा सार होता है कि आपको जो प्रमुख आपके जो बिंदु दिए गए हैं उससे संबंधित आप इनको जो खासतौर से आप देख सकते हो साइकोलॉजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपको अपना मैटर बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी में निरंतर जुटे रहिए साथियों। ये हमारे व्याख्याता के जो हल प्रश्न पत्र थे वो तो पूरे हो गए हैं। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न हैं, इसमें प्रश्न पत्र हैं, वो हम हल किए हुए आगे के वीडियो में देखेंगे साथियों। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। उनके अलावा जो मेरे पास थोड़े से नोट्स थे उनमें से मैंने आपको करवा दिया है साथियों। अब आगे के वीडियो में वैसे भी साथियों इस प्रकार से इसमें ना तो स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही आप लोगों की समझ में आता है, तो इसलिए मैं अब आगे किस पर वीडियो बनाऊँ। अगर आप साथी लोग कुछ किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर 5-7 कमेंट्स भी है कि किसी बिंदु से संबंधित आते हैं तो फिर देखेंगे साथियों, हम उसका अध्ययन करेंगे। और बाकी अभी साथियों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ी तबीयत भी आजकल ठीक से नहीं रहती, और वीडियो आप कहेंगे तो देखेंगे साथियों बना देंगे हम, अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा होता है तो। बाकी हमने ये जो हमारे हल प्रश्न पत्र थे ये तो हमने कर लिए साथियों व्याख्याता वाले। तो अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के देखेंगे, उसमें भी आपको जो है पीछे के आए हुए जो पेपर हैं उसमें से आपको मूल्यांकन करने का अच्छा अवसर मिलेगा आपको। तो बाकी की इसकी बुक से तो हम इसमें जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको तो हम देखेंगे साथियों हल को। और बाकी आप बता देना साथियों, 5-7 कमेंट्स किसी एक ही सब्जेक्ट पर होंगे यानी एक ही किसी बिंदु पर होंगे तो हम उस पर वीडियो बना लेंगे। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।